आज हम बात करेंगे बहुत ही स्वीट एक मौजू के बारे में। एक स्वीट नहीं, एक मीठी मौजू के बारे में जिसका नाम है उर्दू। तो उर्दू हमने कैसे सीखी और आप कैसे सीख सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और ये बड़ी कोई एक प्यारी सी चीज़ है उर्दू सीखना। और पहले ऐसा लगता था कि बड़ी कोई मुश्किल चीज़ है, पर ऐसे सीखते 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 कुछ थोड़ी सी हमें आ गई। हमने लिखना भी खुद सीखा, पढ़ना भी खुद सीखा, और छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर ज़िंदगी में आती रही जो कि सिखाती रही चीज़ें। तो उर्दू सीखना एक बहुत ही प्यारा सफ़र रहा। और अच्छा है, ये इसकी जो यादें वो प्यारी मीठी है। और कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ सीख लिया है। पर अगर आप शुरू से थोड़ा सा सीखना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। कहाँ से? तो मेरे ख्याल से हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए। तो उससे पहले हमें मिलवाना है एक जादुई जादुई, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक जादुई प्लांट के बारे में। ये है मेरा प्लांट और इसकी है पत्तियाँ लाजवाब। आप देखिए, brown leaves and they are sweet. So say hello. Hello. It is one of the quietest plant. It never dance. It just like this. Huh? Now it is dancing. No. प्यारा सा प्लांट मेरा, वो बहुत पसंद है। ये हमें बहुत पसंद है। खामोश से रहता है ये और कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है। ये ना सॉलिट्यूड में रहता है। कुछ नहीं कहता है। तो आज बात होगी उर्दू की, और साथ साथ प्लांट्स की बात हो सकती है, पर शायद नहीं हो सकती। तो मेरा ये प्लांट है और ये प्यारा सा प्लांट है मेरा ये, और आपको इसका नाम बताना है कि क्या है, वरना आप खुद से ही ढूंढेंगे। वरना हम खुद से इसका कुछ नाम रख देंगे प्यारा सा, और फिर इसका भी एक नाम हो जाएगा। तो पीछे अच्छा, अब हमें बताना है कि हमने उर्दू कहाँ से सीखी। तो सबसे पहले जब बहुत छोटे थे तो उर्दू को पढ़ना सीख रहे थे, और फिर उसके बाद वो चीज़ छूट गई, नहीं सीख पाए उर्दू। और ऐसा हुआ कि हाँ, मेरी अम्मी को आती है उर्दू, और उनका जो सिलेबस था वो जहाँ से पढ़ी वो सब कुछ उर्दू में था। सारी चीज़ें मेरी खाला और मेरी अम्मी जहाँ से जो सब पढ़ा सब उर्दू मीडियम, हम हिंदी मीडियम। और हमारे जो बच्चे वो इंग्लिश मीडियम। तो ये इस तरह से एक सफ़र, और शायद उनके जो बच्चे होंगे वो फ्रेंच या जो भी सीखे। तो ये ऐसा है। तो अम्मी का जो मीडियम था वो उर्दू था, और हमारा जो वो हिंदी, और हमारे जो बच्चे उनका इंग्लिश। तो ये इस तरह से सफ़र, पर क्योंकि उर्दू हमारे घर में सबको आती थी, तो हम अब एक रह गए जिसको उर्दू नहीं आती थी बहुत शुरू। अब मेरा बड़ा शौक़ था सीखने का, क्योंकि मेरे जो मामू हैं वो, और मेरी जो अम्मी है वो, उनके पास जो एक शायरी और की जो किताबें वो सारी चीज़ें होती थी वो उर्दू में होती थी। तो तकरीबन ऐसा है कि शुरू में ना ऐसे उर्दू को थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता था, थोड़ा सा ना ऐसे अटक के, पर वो जो एक अल्फाज होते हैं बीच बीच में उर्दू के, वो अब उसमें समझ नहीं आ रही कि उसको क्या पढ़े। वो उसको पढ़े, उसका क्या मतलब है, उसको पढ़े तो उसका क्या मतलब है। तो जब एक ही पूरा सेंटेंस आता और उसमें 2 वर्ड आ गए, 1 वर्ड आ गया, तो अब वो पूरा सेंटेंस समझना है कि अच्छा क्या उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बयान करना चाहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे फिर ये हुआ कि अच्छा इसमें कन्फ्यूज़न बढ़ती गई। तो ये शौक़ भी रहा सीखने का कि अच्छा इसको सीखना है उर्दू को। तो ऐसा हुआ कि फिर ये ना 8th क्लास की बात है, अभी 8th क्लास में, और अभी ना अटक के अब पढ़ रहे हैं। और उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उर्दू की एक टीचर आए, और वो एक हाफिज़ थे।
तो तकरीबन आप स्कूल्स में ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई हाफिज़ पढ़ाने आता है उर्दू। तो जब वो आए तो हमने उनसे बोला कि हमें तो नहीं आती है हमें तो नहीं आती है उर्दू, और क्या कैसे सीखें, इसको कैसे पढ़े। तो अब ना रीडिंग का टाइम हो गया, सब स्कूल में रीडिंग का टाइम हो गया और सभी ना ऐसे पढ़ रहे हैं अटक अटक करके। तो फिर उसके बाद में जब वो मेरी बारी आई पढ़ने की तो हमने ना पढ़ना शुरू किया, और वो ना पोएम थी उर्दू की, और हम उसको पढ़ रहे। एक पहली जो लाइन है उसमें अटक रहे हैं, दूसरी जो लाइन है उसमें अटक रहे हैं, तीसरी जो लाइन है उसमें अटक रहे हैं। तो जो हाफिज़ जी थे हाँ वो कह रहे कि तुम ना सारा तुमने मज़ा उसका ख़राब कर दिया, ये पोएम ना लगी नहीं रही तो उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा इसको कैसे पढ़ा जाए। तो फिर वो ना एक एक अल्फाज को बताते, ऐसे बताते, फिर उसको कहते दोबारा रिपीट करो पूरी पोएम। जब एक बार गलती हो जाएगी और उस गलती को सीख लोगी तो उसके बाद जब दोबारा पढ़ोगी तो वो इतनी गलती नहीं होगी। फिर जब उनको पढ़ोगी फिर कुछ ऐसे ना बार बार ऐसे करते रहोगे तो वो गलतियाँ जो ख़त्म होती रहेंगी। अच्छा, तो अब इस चीज़ को करना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा रीडिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद में तकरीबन 9th क्लास में फिर एक तो ये था कि उस टाइम पे ना रट लिया क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे होते थे तो वैसे पास हो गया। फिर ना एक ये था 9th में कि अब आप ड्राइंग लीजिए या उर्दू लीजिए। और ड्राइंग तो एक ये ना कि एक वो चीज़ हमने सोचा कि जो हमें नहीं आती, क्योंकि ड्राइंग आप उतना सीख लोगे और फिर ये भी होता है कि उसको छोड़ा तो फिर वो भूले आप, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, आपको रोज़ वो करना पड़ता है। लेकिन उर्दू क्योंकि हमें आती नहीं थी और फिर मेरा शौक़ भी था उस चीज़ को सीखने का कि नहीं इसको सीखना है। और इसमें शायरी, शेर व शायरी, नज़्म वगैरह एक मतलब एक ज़ुबान प्यारी सी मीठी, तो उसमें क्योंकि सब इतनी तारीफ़ करते तो बड़ा सीखने का दिल चाहता था कि अच्छा ना इसको ऐसे सीखना है। अच्छा, अब 9th क्लास में हमने ले ली उर्दू उसके बाद में एक दिन क्लास में वो हाफिज़ आए और उन्होंने ना आप ना उनमें गुस्सा आ रहा है उनकी गुस्सा इसलिए आ रहा है कि बच्चे हैं जो वो पढ़ नहीं पा रहे, अटकते हैं, लिख नहीं पा रहे, ये भी प्रॉब्लम बड़ी उर्दू में। उन्होंने सबको बोर्ड पर बुलाना शुरू किया और चौक दी और एक वर्ड सबको वो देते रहे कि ये ना इसको लिखो, और हमें दिया लिखने के लिए। फिर मेरी बारी आई, हम ना डर रहे हैं हमें लग रहा है कि इतना तो आ ही गया है, इतने वो कॉन्फिडेंट हो गए थे कि लग रहा था कि हाँ लिख लेंगे उसके बाद में अब उन्होंने बोला कि लिखो गुस्सा उन्होंने बोला लिखो गुस्सा और हमने लिख दिया गुद्दा। अब उन्होंने जो मेरे पीछे पुश्त पर मारा है उसके बाद में हमें उर्दू आ गई तो ये इस तरह से चीज़ें कभी जब आप पिटते हो ना अपने टीचर से तो चीज़ें ना आपको आ जाती हैं। फिर तो ऐसे ही है आप, क्योंकि ये वाक़या इसलिए याद है क्योंकि और भी चीज़ें हैं तो मेरी अम्मी बताती है और मेरे मामू बताते हैं ऐसे कि उनको ना एक जो उर्दू में भी गिनती होती है। अच्छा, आप ना मामू है और उनको भी क्लास में से बुलाया गया लिखने के लिए गिनते हैं। आप ना वो 5, क्योंकि उर्दू का जो 5 होता है वो होता है उल्टा दिल ये होता है उर्दू का 5 और उन्होंने बनाया ये। अब उनकी भी पिटाई उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उनको उर्दू की गिनतियाँ आ गई क्योंकि जब ये पिटाई हुई। तो ये इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जब पिटाई होती है ना तब आप बहुत अच्छा सीख जाते हो। तो बहुत अच्छी उनकी उर्दू थी और वो उस बैम्बू की स्टिक जो होती है और उस बैम्बू स्टिक को काट के फिर वो इंक से उस टाइम पे बहुत पहले का ऐसा था उससे लिखते थे और बड़ी कोई प्यारी अच्छी से उनकी राइटिंग, एक लिखावट और इस तरह से तो कभी हम ऐसे लिख भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में अम्मी की राइटिंग बहुत अच्छी थी पर उतनी अच्छी नहीं। एक बार अम्मी भी पिटी है अम्मी के तो वाक़ई नहीं याद है, अभी क्लियर नहीं याद है, पर अम्मी भी पिटी है। अच्छा, फिर तो उर्दू का सिलसिला एक तब यहाँ से शुरू हुआ कि वो गलती जो मेरी हुई थी तो उसके बाद में फिर ऐसे ना फिर उन्होंने बोला कि उर्दू सीखने का तरीका यही होता है कि आप के जहन में जो भी चीज़ आ रही है आप उसको रोज़ एक पेज लिखें।
क्योंकि उस टाइम पे उर्दू जितने भी लोगों ने ली थी वो सारे मुस्लिम्स थे, शिफा, आयशा और ये सब कुछ सारे लोग थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जहन में जो चीज़ है तुम उससे लिखो एक पेज, वो सही हो गलत हो उसकी फ़िक्र नहीं करनी है। तो सही और गलत की फ़िक्र को हटाते हुए पहली बार हमने उस उर्दू के एक पेज को खुद से लिखा और उसमें बहुत गलतियाँ थी। पर ये नहीं पता था कि लिख लेंगे, कभी इस बात का यकीन नहीं था कि ठीक है लिख लेंगे कुछ खुद से। तो ऐसे ही लिखा कि शिफा मेरी फ्रेंड है और हम आयशा शिफा साथ में समोसे खाते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें। तो एक पूरा पेज एक वो रेडी हो गया। अब वो उसमें ही दूसरे दिन जो हाफिज़ थे अब वो क्या कर रहे हैं, वो सर्कल बना रहे हैं कैसे ऐसे 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 पूरे पेज में, आधे पेज में ना सर्कल्स ही सर्कल्स थे। तो वो पहला जो सबक था वो वहाँ से उर्दू का शुरू हुआ और उसमें बहुत गलतियाँ थी। पर वो जो पहला सबक था मेरा, एक तो वो पढ़ने वाला और एक जो यहाँ पे लिखने वाला, तो उससे मेरी उर्दू को ही बहुत इम्प्रूव किया। ऐसा तो नहीं कि वो हर चीज़ हमें आ गई, और लेकिन लिखना और पढ़ना एक जो लैंग्वेज एक जो ज़ुबान में आना चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ से आई, वो चीज़ उनके शुक्रगुजार हैं। तो उसके बाद में फिर एक बार ऐसे ही तो वही चीज़ें धीरे धीरे चलती रही, उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहा। अच्छा अब वो ये उनसे जब भी हम लोग कहते कि नहीं लिख पा रही है चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो फिर वो बताते थे कि उन्हीं का एक स्टूडेंट था, हम 9th क्लास में थे हम सब, और वो जो उनका जो स्टूडेंट था जिसने उर्दू सीख ली तकरीबन 1 महीने में, तो वो 10th क्लास में था। तो वो उनके पास से एक अलग से कोचिंग लेके ऐसे पढ़ता था। अब उन्होंने बताया कि ये लड़का है और इसको रोज़ हम एक पेज राइटिंग देते थे खुद से लिखने के लिए कि तुम्हारे जहन में जो चीज़ है वो लिखो, सही और गलत वो उस चीज़ को छोड़ दो। तो उसने तकरीबन 1 मंथ में उसकी जो राइटिंग थी वो बेहतरीन हो गई, हम सब ने खुद देखी। और उसके बाद में वो ना लिखने लगा बहुत अच्छा, हर चीज़ें पढ़ने लगा। तो जब ये देखा तो ये बड़ी इस बात खुशी हुई कि आप जब जो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं ना वो चीज़ आपको आ जाती है। तो पहली चीज़ ये कि आप ना लिखो, कहीं से देख के नहीं लिखना है, आपके जहन में जो चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है सही गलत, तो उसको लिखना है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जहन में मतलब क्या लिखे, उनको ना कोई मौजू चाहिए होता है। मौजू नहीं ढूंढिए, वो जो भी चीज़ जहन में आप ऐसे देखिए, मेरे पास एक पॉट है उसकी प्यारी पत्तियाँ हैं और मेरे कमरे में खिड़की है, या इस तरह की तमाम चीज़ें छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे कि बच्चों के जो ऐसे होते हैं उसमें बोलते हैं ना, एक गाय एक पालतू जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं उसके 2 सींग होते हैं, 2 आँखें होती हैं, वो दूध देती है, और इस तरह की तमाम चीज़ें। तो ये एक सीखने का तरीका होता है। और उसके बाद में एक और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे तो वहाँ पर ना एक उस जिनका स्कूल था, तो और वो ना ऐसे बहुत खामोश शख्स थे वो, और वो ना स्कूल में ऐसे बैठे रहते थे, उनकी एक चेयर थी और वो कभी वो बहुत लंबे थे, और जब वो चलते थे ना, तो जब वो हमारे क्लासेस इधर यहाँ पर और ये इधर खुला है सब कुछ, यहाँ पर वो ना ऐसे यहाँ से गुजर रहे हैं, और कभी कभी उनके हाथ ऐसे होते थे, कभी कभी वो पीछे होते थे, पीछे बंधे हुए, तो इस तरह से, और बहुत लंबे थे। तो वो जब भी गुजरते थे तो लोग ना उनमें देखते थे, बड़े खामोश रहते, तो ऐसा लगता था थोड़े से पागल है पता नहीं, हमें ऐसा लगता था उसके बाद में फिर तो ये नहीं पता था कि ये बड़े टैलेंटेड है। एक बार फिर उन्होंने सबके कहने पर, क्योंकि फिर उर्दू का जो चर्चा चला, तो फिर उसके बाद में ना ऐसे उन्होंने फिर एक उनके पास एक बड़ा सा कोई रजिस्टर था, उसमें उन्होंने उर्दू लिखी थी, और वो उर्दू इतनी प्यारी कि जब उसके पेजेस ऐसे खोल खोल के देखे तो फिर तब पता चला कि ये इन्होंने खुद लिखी है। वो ऐसा लगता है कि प्रिंटेड है पेज, वो प्रिंट है, पर वो प्रिंट नहीं, वो उनकी खुद की राइटिंग थी, और उस नॉवल उन्होंने खुद, वो उसमें कहानी और सारी चीज़ें वो सब खुद उन्होंने लिखी थी। तो ये एक तब ये एक बड़ा ये चीज़ तब प्यारी लगी कि वो दिन ना खामोश ऐसे रहते थे, खामोशी से जा रहे हो, सब उन्हें देख रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलते थे, बहुत खामोश रहते थे, एक चेयर पे बैठे रहते थे।
इतना इतना खामोश तो शायद हमने कहीं देखा हो। एक सेकेंड। तो फिर उसके बाद भी ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रही और धीरे धीरे तो तकरीबन हमारा जो 10th क्लास था वो गुजर गया। अब चीज़ों को पढ़ना, हमारे घर में ना बहुत सारी किताबें थी उर्दू की, और ये किताबों का ऐसा है कि मेरी नानी ने बहुत एक संभाल के रखती किताबें। उन्होंने अपने जो बच्चे थे उन सभी बच्चों की किताबें बहुत संभाल के रखी थी। एक और अम्मी मेरी ऐसी, अम्मी नानी ऐसी कि जब भी उनके पास बैठो तो ऐसे सुनाती वो। नानी भी हमेशा पोएम्स को पढ़ती, नज़्में ऐसे पढ़ती, तो उनको पढ़ना बड़ा पसंद था। और ऐसा है कि नानी ना टोकती बहुत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उल्टा ऐसे क्यों लिखती हो। तो उल्टा से मुझे एक लिखना है, वो वहीं से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सीधे हाथ से भी लिखना शुरू कर ही लिया। तो अभी ऐसा है कि सीधे हाथ से जब हम लिखते हैं ना तो ऐसे बहुत छोटा नहीं लिख पाते, पर बोर्ड पे और बड़ी अगर राइटिंग है तो बहुत ही अच्छा बड़ा लिख लेते हैं हम। तो ये चीज़ें हैं। तो नानी मुझे ये कहती थी कि ऐसे उल्टे हाथ से लिखती हो, ये चीज़ गलत है, ये गलत पढ़ रही हो। अगर उनके सामने ऐसे कोई पढ़ी हो, वो सुने, या कोई कुरान पढ़ रहा हो और उसमें कोई गलती निकल जाए तो ऐसे नहीं, वो ये चीज़ गलत है, ये गलत, ये कैसे पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो नानी ने मेरी उनको वो जो बुक्स थी सब बच्चों की उन्होंने संभाल के रखी थी। अब जब भी हम नानी के घर जाते तो मेरी आदत है पढ़ने की कहानियाँ, नज़्में, पोएम्स, ये सारी चीज़ें बहुत शुरू से। तो अब हमने उस किताबों को खोला, पढ़ा। एक ऐसे पोएम है और वो अम्मी हमेशा सुनाती थी कि जुगनू है नाम मेरा, जुगनू है नाम मेरा, रातों को मैं दमकता, उड़ उड़ के मैं चमकता, नन्ही सी रोशनी हूँ, मुन्नी सी फुलझड़ी हूँ, माबूद है वो मेरा, बंदा हूँ मैं उसी का, जुगनू है नाम मेरा, जुगनू है नाम मेरा। तो ये इतनी प्यारी सी पोएम है ऐसे ही। और वो यही सुनाते थे हमेशा, ये बड़ी प्यारी। तो हमें ना ये बड़ी बड़ी पसंद थी हमें जुगनू। ऐसे जब हम छोटे थे, हम मेरी कज़न और हम ना जाते थे शाम में जुगनू पकड़ने। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा घर नहीं बने थे जहाँ पे हम रहते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार वो ना वो जो प्लॉट है वो खाली है पूरा, उसमें ना उगे हुए पौधे छोटे छोटे, और रात हो गई है। और वहाँ पर ना ऐसे अब हम उस जो एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री, उस बाउंड्री पे एक तरफ हम खड़े हैं और उधर है मेरी बहन खड़ी हुई है, और हमारी जो नज़र है वो है जुगनुओं पर। अब जुगनू पकड़ने हमें, हम कूदे अंदर, और वो भी फिर कूदी अंदर, और हमने उसको ऐसे पकड़ लें, जुगनू को पकड़ने की कोशिश कर रहे, ऐसे पकड़ लें। और जब उसको पकड़ ले रहे तो हमने वो बोझ जल बोझ रहे हैं, और जल बोझ कैसे रहे यही हमको पता करना है। जल बोझ कैसे रहे, या तो जले ही जले, या बुझे नहीं, या बुझ जाए, और जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। और ये मतलब क्या है, बल्ब है, क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ है। तो फिर मेरी बहन, अब वो क्योंकि वो ना सेंसिटिव, अब वो कह रही है कि हमसे कि ना इसको अगर ऐसे पकड़ो हाथ में तो मर जाता है वो, और तुम्हारे फिर ना हाथ ऐसे सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ऐसे पकड़ो नहीं। तो अब हमें डर लगे कि क्या ये सही कह रही है। तो ये सारी चीज़ें अब ना झूठ बोलती थी हमसे कि हम उसको पकड़े नहीं, तो ये इस तरह से। और पता था हमें कुछ टाइम बाद पता कि अच्छा ऐसे, पर फिर भी हमने ना बड़ी ही कुछ शैतानियाँ की, बड़ा ही हम कोई खेले हैं, और हमें रोज़ डांट पड़ी इस चीज़ के लिए कि हम घर से भाग जाएं खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तमाम। अच्छा, तो कहाँ पे थे थे उर्दू पर हम। हाँ, तो मेरी नानी उन सब चीज़ों को बहुत संभाल के रखती थी, सारी किताबें जो होती तकरीबन सब कुछ, सभी कुछ। अब ना हमने धीरे धीरे वो मैं इतनी पसंद उसको पढ़ रहे हैं। अम्मी फ़लसफ़े के बारे में बताती थी, अच्छा फ़लसफ़ा ना ये होता है, हमारे ना सिलेबस में फ़लसफ़ा भी था, हमारे सिलेबस में ये भी था। और अभी जल्दी अभी हॉस्टल
तकरीबन हुए होंगे 10-15 दिन। तो अम्मी उस टाइम में ना बड़ी बारिश, बड़ा मौसम बारिश का बन रहा था यहाँ पे, और बड़ी ही कोई तेज़ हवाएं चले और ऐसा लग रहा है ना कि अभी ना बस बारिश हो जाएगी। और मम्मी से कह रही कि अम्मी ना यहाँ के जो बादल है वो ना बेवकूफ़ बनाते हैं, मौसम ना बेवकूफ़ बनाता है यहाँ का, और बारिश वारिश कुछ नहीं होती। और हम ना छाता लेके गए, हमें लगा बारिश होगी, और छाता लेके गए वॉक पर और लेके वापस आए और कोई बारिश नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें, तो अपना अम्मी से बात करें और अम्मी बोले कि हाँ ये ना ऐसे होता है, मौसम ना ऐसे बनता है, हमने बुक्स में पढ़ा था अपने। और फिर ना वो जो बादल होते हैं वो आते हैं, और हवाएं इतनी तेज़ होती है, वो बादल जहाँ बारिश होने वाली होती है वो उड़ा के वो हवा ले जाती है बादलों को, तो इसीलिए बारिश होने वाली होती है नहीं होती। तो मम्मी मेरी बड़ी प्यारी ऐसे तो बताती है ये सब तरह की चीज़ें की, उनके ना सिलेबस में ये था, उन्होंने ये पढ़ा था। तो जो प्यारे लोग होते थे उन्हें अपना सिलेबस याद होता था। और अभी हम सब जो चीज़ें पढ़ते हैं इतनी सारे किताबें और सब कुछ, उसमें से कुछ नहीं याद रहता, हम लोग बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ये सारी चीज़ होती है। तो पहले क्या था कि उनकी ना मेमोरी बड़ी अच्छी होती थी लोगों की। अच्छा, तो अब नानी ने जो किताबें संभाल के रखी थी वो धीरे धीरे ना हम घर लाते रहे, और अंत में हमारे घर में जगह नहीं बची। नानी का बहुत बड़ा घर है और हमारा ना छोटे कमरे। तो अब ना वो अब क्योंकि हमारे घर में भी सब लोग पढ़ते हैं, मामू की किताबें थी बहुत सारी इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मेरा भाई, हम, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई। ये इन सभी किताबें हैं, इतनी हो गई कि उस चीज़ की ना जगह नहीं बची उन किताबों को। और नानी ने बार बार मना करती थी हमसे कि किताबें नहीं ले जाओ, नहीं ले जाओ। और हम कहते नहीं, और थोड़ी थोड़ी करके सब हम ले आए। फिर आखिर में ना यही हुआ कि उनको ना बेच दिया गया। तो इस चीज़ का एक बड़ा हमें बड़ी हमें तकलीफ़ है कि ये चीज़ ना मेरी वजह से हुई है, और सारी किताबें ना वो जो नानी ने इतने सालों से संभाल के रखी थी वो मेरी वजह से बिक गई, और बहुत ज़्यादा। तो ये इस चीज़ का दुख है हमें कि कोई अगर इंसान उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखता है तो शायद आपको नहीं लेना चाहिए उस चीज़ को। अब वहीं जाके पढ़ो, उससे यादें बनती हैं, ये तमाम चीज़ होती है। तो फिर यही था कि पढ़ने का ऐसा सिलसिला, और फिर उर्दू, और उसके बाद में फिर एक 11th 12th। तो जब ये 11th 12th मेरा हुआ तो उसके बाद में फिर एक कहते नहीं कि आपकी जो लर्निंग होती है आप किताबों से ना ऊपर उठती है। उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, फिर 12th में मेरे पास, 12th के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया। तो 12th के बाद जब बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर उसके बाद में एक इंटरव्यू सुनने का मेरा बड़ा शौक़ हो गया। हमें ना इंटरव्यू सुनना बड़े पसंद। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो होती है, तो क्योंकि आप अगर उर्दू आपको सीखनी है और तो कहाँ से सीखोगे आप? या तो आप ड्रामे देखते हो, ऐसे रिकमेंड किया था, या तो आप गाने सुनते हो, या तो आप इंटरव्यू वगैरह, या तो आप अखबार पढ़ते हो। इन सब से चीज़ें आती हैं आपको। अब उसके बाद में तो ये सारी चीज़ें होती रही। तो फिर ना इंटरव्यू सुनना शुरू कर दिया। तो एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है सारा अली ख़ान। उनका सुना, और उनकी ना आवाज़ बड़ी प्यारी, वो ऐसा लगा कि उन्होंने ना बोलना कहीं से सीखा हुआ है। वो इतना प्यारा बोलती है, उसमें वो जो आवाज़ में उतार चढ़ाव है, ठहराव है, जो प्यारी जो आवाज़ है। तो ये चीज़ बड़ी पसंद आई हमें। तो एक ये था कि ये इतना अच्छे से ना ये उर्दू बोली हुई की आवाज़ है, तो ये सब बड़ा प्यारा लगता था। उसको ना बार बार से सुना, तो ये अच्छा लगता था। तो फिर एक सुनने का वो जो जायका हुआ, फिर उसके बाद में एक चैनल मेरा रेख था, उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे चेक करना शुरू किया, तो वहाँ पर इंटरव्यूज़ जो होते थे उसको देखना सुनना शुरू किया। और उसके बाद में वहाँ पर एक जो मुशायरा होता, मुशायरा से हालांकि इतने तो हमने देखे होंगे 2-3, तो कुछ ना हमें वो नहीं है इस चीज़ में। पर क्योंकि मीर तकी मीर और गालिब और इन सब के जब एक लोग पैनल पूरा बैठता, उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती वो हम देखना बड़ा पसंद करते हैं। और हालांकि हमें इस चीज़ में इतनी नॉलेज नहीं है और शेर व शायरी में वगैरह, पर वो जो कहानियाँ होती हैं वो सब कुछ। उसके अलावा हमें ये सुनना बड़ा पसंद।
अब है आरजे साइमा और उनकी उनकी आवाज़, वो तलफ़ुज़, वो ना एक तो होता है आप उर्दू लिखना आपको आए, पढ़ना आपको आए, फिर आप लिखना जानो, उसके बाद में आप अब जब बारी आती है एक कहते हैं अदब लिहाज, और फिर जो एक प्रोनाउंसिएशन होता है, तो पहले आप प्रोनाउंसिएशन सीखें, उसका तलफ़ुज़ सीखें। तो उर्दू को जो सबसे प्यारा मीठा अच्छा जो बनाता है, एक तो वो अदब, दूसरा हो गया तलफ़ुज़, यही दो चीज़ें। तो क्योंकि ये तलफ़ुज़ अब तलफ़ुज़ सीखना है अब, तो ये जो सुन के जो आप सुनते हो ना, तो इससे आपका तलफ़ुज़ बड़ा ठीक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको उर्दू, अगर आपको उसका तलफ़ुज़ सीखना है, तो आप ना रेख्ता पर जाइए और वहाँ पर ना इंटरव्यू सुनिए कि वो कैसे बात करते हैं। और कोई अगर सबसे ज़्यादा बातचीत में उर्दू के जो अल्फाज बहुत सारे शामिल होते हैं, तो आप ना वो वहीं से सीख सकते हैं। अभी एक चैनल है, एक लड़की सिखाती है वहाँ पर उर्दू, और बड़ी बड़ी प्यारी है कि उर्दू में गालियाँ कैसे दे तो ये वहाँ से सीखा कि गालियाँ कैसे दे उर्दू में, हालांकि नहीं देनी चाहिए आपको, पर वो ऐसा ना सिखाती तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। हालांकि उसमें है नहीं गालियाँ, बहुत प्यारी अच्छी लड़की है, वो सिखाती है उर्दू बोलना, उर्दू के जो अल्फाज हैं। तो वो पर आपको सबसे ज़्यादा एक उर्दू सीखने का जो मौका मिलेगा, वो है रेख्ता के इंटरव्यूज़ और डिस्कशंस और ये सारी चीज़ें, तो ये बड़ा प्यारा है वहाँ पर। तो इस तरह से धीरे धीरे ऐसे करके इंटरव्यूज़ देख करके, और फिर उसके बाद में ना ऐसे PDFs डाउनलोड करते थे। परवीन शाकिर है और तमाम इधर उधर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एक पूरी किताब हम डाउनलोड कर लिया, अब उसको ना पढ़ें, तो वहाँ से फिर ना उसके बाद में फिर हमने लिखना शुरू किया अपनी चीज़ें उर्दू में, तो तब वो मज़ा आया। और एक ये अभी भी कि जो एक ग्रामर होती है, कॉमा और ये सारी चीज़ें, फुल स्टॉप कहाँ पर, तो वो थोड़ा अभी मेरा है, उतना बेहतर नहीं हुआ है, पर उर्दू बेहतर हो गई है। उर्दू में जो पढ़ना है, जो लिखना है चीज़ें सब, तो वो मेरी अब पहले से, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं आता था, तो उससे कहीं ज़्यादा बहुत बेहतर हो गई है, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने लगी है। तो एक अब ये सब चीज़ें जब स्टार्ट किया, सब कुछ ये हो गया, उसके बाद में ऐसा कि कुछ शुरू किया जाए उर्दू में, कोई बड़ी चीज़। अच्छा, अब ये है कि उर्दू जब आप एक सीखते हो पढ़ना और लिखना, तो वैसा नहीं कि आप कोई क्लासिकल वर्क उठा लो उसको पढ़ लो, क्योंकि उसमें बहुत से, क्योंकि एक तो वो जो वर्क होता है वो कितना पुराना है, वो जो वर्क है उसकी उस टाइम पे जो लफ्ज़ बोले जाते थे, वो सब कुछ वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो फिर ये कि उसमें प्रॉब्लम होती है कि अच्छा आप जब पढ़ रहे हो, तो एक तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो दूसरा होता है, उसके मायने दूसरे, और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल एक हो जाता है उसमें समझना। तो आप फिर हमने ना एक कॉन्टेम्प्रेरी उठाई, और वो भी पाकिस्तानी एक नॉवल है, और उसका नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है, पढ़ी थी। तो वो एक तकरीबन 350 से 400 पेज का वो है, तो उसको पहली बार हमने पढ़ा था, तो पढ़ के मज़ा आया था। तो ऐसा लगा कि हाँ सीख लेंगे, कॉन्टेम्प्रेरी से आपको शुरू करना चाहिए, आसान चीज़ें। तो पहले नॉवल पढ़ा, उसके बाद में टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। और कहानियाँ भी शुरू में जो पढ़ी, तो फिर उसको ना ऐसे हिंदी में, अच्छा एक मेरा ना बहुत शुरू से कि ख्वाब, उसको ख्वाब ही कह सकते रहा है कि खदीजा मस्तूर की जो आंगन है उसको पढ़ें। तो फिर 12th के बाद में ना उस किताब को ऐसे ख्वाब कि अच्छा अब इसको पढ़े, अब इसको पढ़े, अब इसको पढ़े, वो पढ़ नहीं पाए। वो बहुत ही मुश्किल उर्दू नहीं है, अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये सब पढ़ना लिखना सीख लिया है इस तरह से, तो उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो ये पर कभी कभी ऐसा होता है ना, आप पढ़ते हो डिस्ट्रैक्ट होते हो कि किताब ना आपको खुद बुलाती है, तो शायद वो खुद बुलाएगी, और कब बुलाएगी पता नहीं है तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद में ये सब सिलसिला ऐसे ही शुरू रहा, सही रहा। तो अब मेरा दिल करता है ना हम किसी को उर्दू सिखाएं, और मेरा ख़ुद भी दिल करता है कि ख़ुद भी सीखें, क्योंकि ऐसा नहीं है हर चीज़ का ना ख़त्म हो गया, अब ना ये चीज़ें अब शुरू हुई हैं।
कि आपने पहले सीखा पढ़ना, फिर लिखना, फिर उसके बाद में कुछ, पहले आप पढ़ना सीखते हो, फिर आप लिखना सीखते हो, फिर आप कुछ खुद से कुछ क्रिएट करके लिखते हो, वो चीज़ हो गई। सुनने की और समझने की चीज़ें, नॉवेल्स वगैरह शुरू कर दो आप, स्टोरी वगैरह। आप एक ये कि आपको कुछ जो सीखे हो तो उसको आप बेहतरीन बनाओ, और बेहतरीन और बेहतरीन, और अल्फाज उसके सीखो, और फिर उसको ना दूसरों को सिखाओ। तो ये बहुत ज़्यादा, और आपकी लर्निंग में ना एक हेल्प भी करता है कि आप किसी को सिखाते हो अगर तो ये एक सफ़र है उर्दू का, और ये बड़ा ही कोई लंबा है लंबा ही है। तो क्योंकि ये जब 9th और 8th में शुरू हुआ था, तो वहाँ से फिर 8, 9, 10, 11, 12 भी और बैचलर्स, फिर उसके बाद मास्टर्स, फिर 2 साल गए। तो ये जो इतने मेरे साल हैं, ये मेरे इतने साल हैं, इनके बीच में से क्या, और ये बात बूंद बूंद करके कि कभी टाइम मिला तो कुछ सीख लिया, ऐसे कभी टाइम मिला तो कुछ सीख लिया। तो ये एक पॉइंट में आप ये जो मैं चीज़ मिली है ना, ये वैल्यूएबल है बहुत, तो उसको ने बुलाना नहीं है। और एक अभी सुन रहे थे एक सबा कमर का, और एक एक्टर है पाकिस्तान के, और उनका नाम क्या है, वो एक एक्टर है, उनका नाम शायद इमरान अब्बास, पता नहीं कुछ ऐसे नाम है। उनका इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उसमें उस इंटरव्यू में ना उर्दू के कुछ 2-3 अल्फाज थे कि जल्दी जल्दी है ना बोल रहे हैं, अभी उस टाइम भी याद नहीं आया हमको कि जल्दी जल्दी ये बोल रहे हैं, और 2-3 अल्फाज सभी। आप अगर कुछ सीख रहे हैं ना, एक कोई चीज़ अगर वीडियो आप देख रहे हो तो उसको सुनो, उसमें जो अल्फाज हैं उनको ना लिखो, और ज़रूरी नहीं सारे अल्फाज लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, वो बहुत है। तो एक पता नहीं उन्होंने क्या इस अल्फाज बोला, मजाकिया खेज, ये ऐसी कुछ लफ्ज़ था, और उसको लिखा हमने, और तकरीबन 2 लफ्ज़ और बोले थे, मेरे फ़ोन में पढ़े हुए, हमने फ़ोन के नोट्स में लिखे थे। तो वो जो लफ्ज़ थे ना बहुत प्यारे, और मेरा दिल था ना कि अब जब बोलेंगे तो यही लफ्ज़ बोलेंगे इस जगह पे, पर वो उन्हें दिमाग से निकल गया। तो याद रखना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा भाई है, वो हमको एडवाइस करते हैं कि जब भी कोई लफ्ज़ सीखो, या फिर जब भी कोई चीज़ सीखो, तो ऐसा नहीं कि उसकी वीडियो देख लो, वीडियो आप उसको पहले एक देखो, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसको देखो फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे क्या होगा, वो चीज़ ना ड्रिल हो जाएगी। तो वो ड्रिल के बारे में बताता है हमें कि ऐसे ना ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी सीख लोगी। तो देखो फिर प्रैक्टिस करो, देखो फिर प्रैक्टिस करो, फ़ौरन तो ना ड्रिल हो जाएगी। तो वो इस तरह से बताता है, और हमें लगता है कि बहुत एक सही तरीका है ये। उसने जो चीज़ें सीखी, उसने भी ऐसे उर्दू सीखी, और तकरीबन वो भी कभी कभी लिखता है, कभी कभी उसने दिखाया, और ना बहुत बहुत बुरा तो उसका लगता है बहुत अच्छा कुछ क्रिएट किया उसने, और हमें सुनाता है वो, अरे ये कहता है देखो देखो तो फिर क्योंकि आपके भाई उड़ाते हैं आपका मजाक, तो हम भी उड़ाते हैं उसका मजाक, जायज़ है। अच्छा, तो ये इस तरह से चीज़ें सीखी, और बड़ा मज़ा आता है। उर्दू बहुत प्यारी ज़बान है, और सीखना चाहिए आपको। उतना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर मेरा ना एक कहते हैं एक बहुत शौक है मेरा, एक ख्वाब है मेरा ना, ये देखता को जाके एक लाइव ऐसे ज्वाइन करें, देखें वहाँ पर आज़म शाखी में बड़ी मोहब्बत है उनसे, उनको सुनना है, और बस वहाँ जाना है। वहाँ पर वो जो एक तालियां बजती हैं, और वहाँ पर जब लोगों को एक जो मज़ा आता है, फिर वो जो बोलते हैं वाह, और वो वाह का जो सबका साउंड एक मिला होता है, वो एक मेरे कानों को बड़ा प्यारा लगता है। वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, वो उसमें हमें शामिल होना है। तो मेरा ये ख्वाब है कि वहाँ जाए और रेख्ता को ना कभी ज्वाइन करें। तो ये ख्वाब कब पूरा होगा पता नहीं, पर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको भी उर्दू सीखनी है, और इस तरह की चीज़ आप अपना सकते हो उर्दू सीखने का, कोई भी लैंग्वेज शायद तो वो यही इसी तरह से सीखी जाती है।
तो बहुत ही कोई मुश्किल नहीं है, पर उसमें धीरे धीरे अगर आप बहुत ही अपने पेस से सीखना चाहते हैं तो ठीक है। और अगर लिखना पढ़ना नहीं, अगर आप सिर्फ बोलना चाहते हैं तो फिर आपको ना इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं या फिर जो डिस्कशन होते हैं रेख्ता पर और इस तरह की तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी एक जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, अगर आप उनके देखें या उनके ड्रामा देखें तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं तलफ़्फ़ुज़ भी और कैसे उसकी अदायगी करनी है, वो सब कुछ। क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए एक शायद सभी रिकमेंड करते हैं, तो आप भी वहाँ से सीख सकते हैं। तो आप खामोश हो जाना चाहिए क्योंकि बोल लिए हैं 35 मिनट। यस, तो बाय।